हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट, वेलकम टू M2 नर्सिंग क्लासेज, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं जो आज नोटसेट 7 एग्जाम हुआ है उसके रिलेटेड कुछ MCQ जो एग्जाम में पूछे गए और उनके करेक्ट आंसर के बारे में कि क्या क्या आंसर सही हो सकते हैं और क्वेश्चन के बारे में हम बात करें। जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेजोफेरिंजियल ट्यूब इज यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। नेजोफेरिंजियल जो ट्यूब होती है वो किस में यूज नहीं करते, बाकी सभी कंडीशन में हम यूज कर लेते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, सेकंड ओरल सर्जरी, थर्ड सेडेशन, फोर्थ प्रोलॉन्ग्ड सीजर एक्टिविटी। जिसके अंदर अगर हम देखें तो ओरल सर्जरी, सेडेशन, प्रोलॉन्ग्ड सीजर एक्टिविटी, जिसमें प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट रहेगा, इन तीनों कंडीशंस के अंदर हम नेजोफेरिंजियल जो ट्यूब होती है उसका यूज करते हैं। बाकी किस कंडीशन में नहीं कर सकते, तो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के अंदर हम इसमें नेजोफेरिंजियल ट्यूब यूज नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा गया है इसलिए करेक्ट आंसर होगा बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गिवन इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट की पिक दिखाई गई थी उसमें आपको बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। जिसमें आपके पास ऑप्शन थे पाइपर फोर्सेप, आउटलेट फोर्सेप, क्लिंड फोर्सेप और रिंगले फोर्सेप। इसका करेक्ट आंसर कौन सा फोर्सेप है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लिंड फोर्सेप होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द पेशेंट हैज फॉल्स फिक्स्ड दैट हैज हार्म फ्रॉम अदर पर्सन। ऐसा कोई पेशेंट जिसको फॉल्स फिक्स्ड बिलीव बन गया है कि उसको कोई पर्सन जो है वो हार्म करने वाला है, या कोई भी ऐसी हार्म कंडीशन उसके अगेंस्ट डेवलप करने वाला है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर होगा डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडोसिटी। डेल्यूजन क्या होता है, तो डेल्यूजन होता है हमारा फिक्स्ड फॉल्स बिलीव। इसके दो क्वेश्चन पूछे गए थे आज के एग्जाम में। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोई पेशेंट है जिसको एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो गया है कि कोई अदर पर्सन जो होते हैं वो उसको हार्म करना चाहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, तो इसको बोलते हैं हम डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 25-year-old वुमन प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। एक 25 साल की फीमेल है जिसको प्रॉब्लम है कि वो बार बार फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करती है, ऑफन टू पॉइंट ऑफ स्किन इरिटेशन, कि उसको ऐसा लग रहा है कि स्किन इरिटेशन हो रही है इसलिए बार बार हैंड वॉश कर रही है। सी रिपोर्ट्स इंट्यूजन थॉट्स अबाउट द कंटेमिनेशन ऑफ एंड जर्म्स। उसको ऐसा लगता है बार बार कि हैंड जो है वो क्या हो गए, कंटामिनेटेड हो गए, जर्म्स आ गए। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, जब बार बार ऐसी कोई थॉट्स डेवलप हो जाए जिससे एक्टिविटी में चेंज करना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है कि बार बार थॉट्स आ जाना, नैन कंपल्सन उसको हम मोटर एक्टिविटी में अगर चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइनली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर असेसिंग ए हीमोग्राम फॉर ब्लड डोनर। ब्लड डोनर जो होता है उसका हीमोग्राम असिस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा इसके अंदर ऑटोमेटेड हीमेटोलॉजी एनालाइजर। ये सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर हम बताएं कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। किसके अंदर होता है, तो डोनर जो होता है ब्लड डोनर उसका हीमोग्राम चेक करने के लिए सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, ऑटोमेटेड हीमेटोलॉजी एनालाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम डू यू एक्सपेक्ट सी इन पेशेंट डायग्नोस विद एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस अगर किसी पेशेंट को हो रखा है तो उसके अंदर कौन सा सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड चिल्स। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल जो है वो टेंडरनेस देखी जाएगी और चिल्स देखा जाएगा। फ्लिंग पेन देखा जाता है लेकिन जॉन्डिस नहीं देखा जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल जो होती है उसमें टेंडरनेस देखा जाता है, साथ में फीवर आ जाता है, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेंटाप्लेजिया इज टर्म ऑफ पैरालिसिस ऑफ बॉडी इंक्लूड क्वाड्रीप्लेजिया प्लस। क्वाड्रीप्लेजिया के साथ साथ पेंटाप्लेजिया में क्या देखा जाता है, तो क्वाड्रीप्लेजिया के साथ पेंटाप्लेजिया में फेस और नेक जो होती है इसका भी क्या देखा जाता है, पैरालिसिस देखा जाता है। फेस नेक पैरालिसिस में जो नर्व इन्वॉल्व हो जाती है साथ में वो हो जाती है C4। C4 जो होती है वो डायफ्राम को क्या करती है, डायफ्राम को नर्व सप्लाई करती है। डायफ्राम अगर पैरालाइज हो गया तो रेस्पिरेटरी क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखा जाता है पेंटाप्लेजिया में। फोर जो एक्सट्रीमिटीज है इसमें पैरालिसिस होगा, साथ साथ में क्या डेवलप हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
विच गोज इंजेक्शन यूज्ड ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन विटामिन के टू न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो होता है उसमें हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन के जो होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है, ब्लीडिंग के चांस होते हैं। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, तो विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ता है, जो कि इंट्रामस्कुलरली लगता है। गोज निडल कौन सी यूज करेंगे, तो आप बताएंगे 26 गोज की निडल यूज करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया प्रेजेंट विद। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन देखा जाता है, साथ में क्या देखा जाएगा, ब्रेडिकार्डिया देखा जाता है। हाइपरटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया किस कंडीशन में देखा जाएगा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज पेलनेस, लिथार्जी एंड लर्निंग प्रॉब्लम। 5 साल का बच्चा है जिसके अंदर पेलनेस हो रही है, लिथार्जी हो रही है और लर्निंग प्रॉब्लम हो रही है। डायग्नोस हुआ है एनीमिया के साथ। ब्लड टेस्ट में क्या दिखा, तो ब्लड टेस्ट में हमें दिखा है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी जो होती है उसकी साइज जो होती है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखा गया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया कब देखा जाता है, तो आपको पता होगा कि विटामिन बी 9 एंड बी 12 जो होता है यह आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। आरबीसी जो होती है इनिशियली बड़ी साइज में होती है, जैसे जैसे मैच्योर होती है वैसे वैसे क्या होता है, साइज कम होता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइनोकोबालेमिन विटामिन बी 12 जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया देखने को मिलेगा, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ ए पोर्ट ऑफ द सेंट्रल लाइन इज आउट ऑफ यूज। अगर सेंट्रल लाइन डाली हुई है उसका पोर्ट जो है वो यूज में नहीं आ रहा है, तो कितनी कितनी देर में उसको फ्लश करना है, कितने टाइम बाद उसको फ्लश करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई भी ऐसी सेंट्रल लाइन जिसके अंदर अगर उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको एवरी 24 आवरली हमें क्या करना होता है, फ्लश करना होता है, एवरी 24 आवरली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए नर्स इज परफॉर्मिंग 12 लीड ईसीजी प्रिपेयरिंग टू प्लेस एन ईसीजी लीड वी वन जो होती है इसको हमें प्लेस करना है, तो इसका करेक्ट प्लेस क्या होगा कि हम वी वन जो होती है ईसीजी की लीड उसको कहां पर प्लेस करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका कि वी वन जो होती है वो राइट साइड पर प्लेस करते हैं। कहां पर करेंगे, तो राइट साइड पर करते हैं। उसके बाद V2 V3 V4 V5 V6 जो होगी वो लेफ्ट साइड पे हम प्लेस करेंगे। V1 जो हो जाती है वो हम कहां पर, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड पर हम प्लेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड ऑफ द स्टर्नम पे हम इसको प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट हैज हाइपरकेलेमिया, नर्स नो दैट पेशेंट हैज मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी पेशेंट को हाइपरकेलेमिया हो गया, नॉर्मल लेवल 3.5 से 5.1 मिली इक्विलेंट, इससे ज्यादा हो जाए 5.5 मिली इक्विलेंट से ज्यादा हो जाए तो इसको हम बोल देते हैं हाइपरकेलेमिया। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है तो इसके अंदर क्या देखा जाता है, तो इसके अंदर आप बताते हैं कि इसके अंदर देखा जाता है अरदमिया। क्या देखा जाता है, अरदमियाज देखा जाता है। डिसअरिथमिया अरिथमिया दोनों सेम कंडीशन है, तो इसके अंदर आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा कि कार्डियक डिसअरिथमिया देखा जाएगा, और कार्डियक डिसअरिथमिया के साथ टोल टी वेव देखी जाती है जो कि माइल्ड हाइपरकेलेमिया के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट कॉमन सीजर इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर मोस्ट कॉमन सीजर जो होता है वो कौन सा देखने को मिलता है, तो मोस्ट कॉमन सीजर ऑप्शन हमारे पास सप्टल सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर, अटोनिक सीजर और मायोक्लोनिक सीजर। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा कि मोस्ट कॉमन सीजर जो होता है न्यूबॉर्न के अंदर वो देखा जाता है सप्टल सीजर देखा जाता है। सटल सीजर जो होता है ये सबसे मोस्ट कॉमन देखा जाएगा न्यूबॉर्न के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है, अटैचमेंट ऑफ प्लेजेंटल मेम्ब्रेन मोर टुवर्ड्स द सेंटर। अगर प्लेजेंटल मेम्ब्रेन जो है वो सेंटर में ज्यादा अटैच हो गई है और फीटल पोर्शन वाले सेंटर पर हो गई है, तो जब भी अगर एमनियोन एंड कोरियोन जो लेयर होती है ये डबल फोल्ड बना के क्या करे, डबल फोल्ड बना दे, और साथ में डबल फोल्ड के साथ में ये क्या कर दे कि डबल फोल्ड से एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो रिंग का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी रिंग होती है, तो वो कलर होता है उसका ग्रेइश कलर। अगर एमनियोन और कोरियोन की डबल लेयर होने की वजह से एक थिक रिंग जो कि ग्रेइश कलर की होती है फीटल साइड पे फॉर्म हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सरकमवेलेंट प्लेजेंटा। क्या बोलेंगे उसको, सरकमवेलेंट प्लेजेंटा हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन एट विच लेवल -1 स्टेशन। तो स्टेशन जो होते हैं स्टेशन 0 जिसको हम बोलते हैं स्चियल स्पाइन।
फिटल हेड का रिलेशन स्टिल स्पाइन के साथ जीरो स्टेशन हम बोलते हैं। अबव अगर स्टिल स्पाइन से अबव है हेड तो वो माइनस में स्टेशन होंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। बिलो होगा तो +1 +2 +3 +4 एंड +5। जिसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन विच लेवल -1 स्टेशन का मतलब आप क्या बताएंगे कि स्टिल स्पाइन से जो है अबव की तरफ है, वो भी कितना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हर स्टेशन के बीच में कितना कितना डिस्टेंस होता है, तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1 सेंटीमीटर अबव दी स्टिल स्पाइन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये देखा गया था कि आइडेंटिफाई द फीटल पोजीशन प्रेजेंटेड अबव। एक इमेज दिया गया जिसमें आपको बताना है कि फिटल पोजीशन कौन सा होता है। तो फिटल पोजीशन निकालने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन कौन सा है या प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वर्टेक्स, और वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में डिनोमिनेटर आप बताएंगे कि डिनोमिनेटर क्या होता है, ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट का हम रिलेशन देखेंगे किसके साथ, फीमेल पेल्विस के साथ। फीमेल पेल्विस में एक लैंडमार्क हमें दिखाई दे रहा है जो कौन सा है, तो आप बताते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होता है उससे लेफ्ट साइड में है कौन, ऑक्सीपुट। तो पोजीशन का नाम हो जाएगा लेफ्ट साइड में ऑक्सीपुट, और आगे की तरफ है एंटीरियर कंडीशन में, इसलिए आप पोजीशन का नाम क्या बताएंगे, तो पोजीशन का नाम बताएंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट डिलीवरी ए पेरिनियल लेक्रिएशन टोर थ्रू द स्किन ऑफ फोरकट। फोरकट जो है वहां से पेरिनियल लेक्रिएशन हो गया है, वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन जिसमें इन्वॉल्व है, फेसिया इन्वॉल्व है एंड पेरिनियल मसल इन्वॉल्व है। पेरिनियल बॉडी जो होती है बट नॉट द एनाल स्प्रिंचर ऑफ और म्यूकोसा। अगर इसके अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व है बट क्या चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो एनाल स्पिंचर अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो एनाल स्पिंचर जो होता है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो थर्ड डिग्री के इन्वॉल्व होता है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि एनाल स्पिंचर इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड डिग्री। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि एनाल स्पिंचर भी इन्वॉल्व है, तो उसका आंसर हो जाएगा थर्ड डिग्री। एनाल स्पिंचर के साथ साथ एनाल मसल भी इंक्लूड हो जाए तो फिर उसका आंसर हो जाता है फोर्थ डिग्री। अगर वेजाइनल एपिथेलियल ही इन्वॉल्व हुई है तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, फर्स्ट डिग्री हमारे पास उसका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन हो, बाकी ऐसा ऐसा बताया लोगों ने कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एनाल स्पिंचर और म्यूकोसा इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपका आंसर होगा सेकंड डिग्री। अगर एनाल स्पिंचर इन्वॉल्व है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रॉप इन फीटल हार्ट रेट दैट typically last less than 2 minutes and usually associated with umbilical cord compression। अगर umbilical cord compression की वजह से फीटल हार्ट रेट जो होती है वो ड्रॉप हो रही है, तो वो किस टाइप का डिसल्ट्रेशन है। तो डिसल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो डिसल्ट्रेशन का मतलब आप बताते हैं कि डिसल्ट्रेशन मतलब होता है फीटल हार्ट रेट का डिक्रीज हो जाना। जहां पर आप डिसल्ट्रेशन तीन टाइप के हम पढ़ते हैं, तीन तीन टाइप में, अर्ली पढ़ते हैं, लेट पढ़ते हैं एंड वेरिएबल पढ़ते हैं। अर्ली जो होता है वो किस वजह से होता है, तो अर्ली जो होता है वो होता है हेड कंप्रेशन की वजह से। किस वजह से होता है, हेड कंप्रेशन। लेट जो होता है वो किस वजह से होता है, तो यूट्रोप्लेजेंटल इंसफिशियंसी की वजह से। और वेरिएबल जो होता है वो होता है कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास कि वेरिएबल डिसल्ट्रेशन। इसका अगर देखें हम तो एक ट्रिक होती है इसकी, जो होती है व्हील चो। वी मतलब हो गया यहाँ पर वेरिएबल डिसल्ट्रेशन जो कि कोड कंप्रेशन की वजह से होता है, अर्ली डिसल्ट्रेशन जो कि हेड कंप्रेशन की वजह से होता है। एक का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है इसमें फिटल हार्ट रेट इंक्रीज होती है, जो कि किसको, ओके कंडीशन को इंडिकेट करेगा कि कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। लास्ट लेट डिसल्ट्रेशन जो कि किसको इंडिकेट करता है, तो लेट डिसल्ट्रेशन जो होता है वो प्लेजेंटल इनसफिशियंसी को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज विद सीवियर इचिंग पॉइंट्स टू डायग्नोसिस ऑफ। अगर ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी फीमेल को, तो उसके अंदर कौन सा वेजाइनाइटिस देखा जाएगा, सेनाइल वेजाइनाइटिस, कैंडिडाइसिस, ट्राइकोमोनासिस या बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशन किस में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है हमारा इन्फेस्टेशन में, मतलब कि ट्राइकोमोनियासिस। बैक्टीरियल वेजाइनिसिस जो हो गया इसके अंदर व्हाइट सिक्रेशन देखे जाएंगे, कैंडिडियासिस जो हो गया इसके अंदर कर्डी व्हाइट देखे जाते हैं, राइट। तो ट्राइकोमोनियासिस के अंदर कौन से सिक्रेशन देखे जाते हैं, ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज देखे जाते हैं, साथ साथ में स्ट्रॉबेरी कलर वेजाइना हो जाती है ड्यू टू मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइड व्हेन द पेशेंट इज माओ इनहिबिटर। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर पर अगर कोई पेशेंट है तो उसको क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर पर कोई पेशेंट होता है तो हमें टायरामाइन उसको नहीं देना चाहिए। टायरामाइन कंटेनिंग फूड अगर हमने उसको दे दिया तो इसकी वजह से क्या देखा जाएगा, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और बहुत ज्यादा इंक्रीज होने पर हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखा जाता है, जिसको हम चीज रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉज ऑफ हाइड्रोमनियाज इंक्लूड। हाइड्रोमनियाज जो होता है उसका कोज क्या होगा। हाइड्रोमनियाज मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोमनियाज का मतलब हम समझते हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज। पॉलीहाइड्रोमनियाज मतलब हेमरेटिक फ्लूइड जो होता है इसका अमाउंट क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोमनियाज बोलते हैं या पॉलीहाइड्रोमनियाज बोलते हैं। कारण अगर हम देखें तो कारण क्या क्या दिया हुआ है इसमें, तो ऑप्शन में हमारे पास है डायबिटीज मेलाइटस, प्री एक्लम्सिया, एसोफेजियल अट्रेसिया और रीनल अजेनेसिस। तो इसमें दो कारण तो ऐसे हैं जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है, और दो कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज होता है। करेक्ट आंसर डायबिटीज मेलाइटस एंड ए एंड सी। इसके अंदर दोनों ही करेक्ट आंसर है। डायबिटीज मेलाइटस, मदर को अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो बच्चे के अंदर शुगर सप्लाई ज्यादा होगी, जिससे बच्चे के अंदर शुगर सप्लाई ज्यादा होने की वजह से बच्चे का यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या कंडीशन देखी जाएगी, तो हाइड्रोमनियाज कंडीशन देखी जाएगी। इसोफेजियल अट्रेसिया तो बच्चा सोलो नहीं कर पाएगा एमनियोटिक फ्लूइड को, तो इस वजह से भी क्या देखी जाती है, तो इस वजह से भी पॉलीहाइड्रोमनियाज। जिसने भी मेरे को ऑप्शन दिखाए हैं वो बताया कि इसोफेजियल अट्रेसिया भी ऑप्शन में है और डायबिटीज मेलाइटस भी है। अब बात यह है कि वो क्या मानता है डेलियम्स में। बाकी दोनों ही करेक्ट आंसर है, डायबिटीज मेलाइटस भी है इसमें। या फिर क्वेश्चन अगर इस हिसाब से दिया गया है कि मेटरनल कोज पूछा गया है तो मेटरनल कोज में डायबिटीज मेलाइटस आएगा, फिटल कोज पूछा गया है तो इसोफेजियल से आएगा। बाकी दोनों आंसर इसके करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैसा एक इमेज दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि ये कौन सा मेन्यूअर है। तो इसके अंदर चार मेन्यूअर होते हैं हमारे पास, जिसमें ये थर्ड मेन्यूअर है, और थर्ड मेन्यूअर का नाम होता है पोलिक ग्रिप। पॉलीग्रिप जो होता है वो हम किस वजह से करते हैं, या क्या चीज हम देखने के लिए करते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या देखना होता है, तो इसके अंदर हमें एंगेजमेंट देखना होता है। एंगेजमेंट अगर किसी कंडीशन में पॉलीग्रिप जो होती है वो क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, तो इसका मतलब आप समझ जाते हो कि ये ट्रांसवर्स लाई है या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन मेमोरी बेस में आते हैं वो आप कमेंट में लिख के बताएंगे, तो आगे और भी हम और क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। बाकी जो जो हमें पता चलते रहेंगे क्वेश्चन उसका हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।